आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीसी माइंडसेट के बारे में। अभी किस कैटेगरी के अंदर पैसा जा रहा है, आप कोई भी कैटेगरी का बिजनेस कर रहे हो तो इस टाइम पे वीसी क्या सोच रहे हैं। आज हमारे साथ में एक माइक्रो वीसी है, वो हमको पूरा बताने वाले हैं उनका इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या है आज के टाइम पे, और ये पिछले 2-2.5 साल के अंदर चेंज कैसा होता हुआ दिखाई दिया है। वेलकम बैक। जो लोग आपको नहीं जानते एक बार बता दो अपने बारे में। नहीं, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हेयर साहिल। इस चैनल पे आई थिंक पहले भी हम आ चुके हैं। एक शार्क टैंक पे हमने वीडियो बनाई थी जो कि काफ़ी वायरल हुई थी, एंड उसके साथ साथ स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स में मैंने लास्ट 10 साल अपने बिता दिए हैं। ऑलमोस्ट 140 प्लस कंपनीज में पैसा डाला हुआ है। 500 करोड़ के फंड्स मैं आज की डेट में मैनेज करता हूँ, एंड इंडिया का वन ऑफ द यंगेस्ट वीसी हूँ 29 साल की एज में। आई बीन हेडिंग अ कंपनी विच आई एम द CEO फॉर द लास्ट 10 years। तो बिल्कुल जीरो से एकदम 100 वाली जर्नी देखी है। बस अब नेक्स्ट 100 से 1000 बनाने की फिराक में हूँ। तो मुझे थोड़ा सा बताओ, 2 साल पहले का सिनेरियो और आज का सिनेरियो कैसे चेंज हुआ है वीसी माइंडसेट से बात करके चले तो। आई थिंक देखो, 2 साल पहले तक स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स मेन स्ट्रीम होना स्टार्ट हो रही थी। आज की डेट ऐसी है कि वेंचर कैपिटल हर बच्चे को पता है। किसी के पास भी आप जाओगे उसको क्लियरली पता है कि स्टार्टअप होता है और स्टार्टअप में भी इन्वेस्टमेंट रेज होती है। 2 साल पहले हम ये देख रहे थे कि ये वेंचर कैपिटल क्या इंडिया का मॉडल स्केल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बट अगर आप आज देख रहे हो 2026 में करीबन 1800 वीसी फंड्स हैं जो मार्केट में पैसा रेस कर रहे हैं। उसमें से 40 से 50 ऐसे फंड्स हैं जो तीसरी या चौथी बार पैसा रेस कर रहे हैं। मतलब उनको पहले या दूसरी बार पैसा मिल चुका है और उन्होंने उस पैसे को बना के इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे दिया है। वो प्रॉफिट दिखाया है, उस प्रॉफिट से उनको और पैसा मिल रहा है। तो इतना इवॉल्व हो चुका है ये इकोसिस्टम कि यहाँ पे स्टार्टअप्स भी हैं। आज की डेट में 1.5 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं हमारे पास, और हमारे पास 1800 से ज़्यादा वीसी फंड्स हैं, जो कि 2 या 4 साल पहले नंबर सिर्फ हज़ारों में था। तो एक तो इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट साइड से मैच्योर हुआ है, और दूसरा स्टार्टअप साइड से भी हम देखते हैं कि काफ़ी नई नई इंटरेस्टिंग स्पेसेस ओपन अप हुई हैं। कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी, राइट, AI ट्रेडिंग, या आप कह लो AI टूल्स, मार्केटिंग, वर्चुअल CFO, ये सारी ऐसी सर्विसेज थी जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन डिपेंडेंट थी। बट लास्ट कुछ 4-5 सालों में इनकी काफ़ी इवॉल्वमेंट हुई है और लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने काफ़ी भर के इन स्पेसेस में पैसा डाला है। तो अभी एज ए इन्वेस्टर 2 साल पहले किन स्टार्टअप में पैसा डालते थे और क्या सोच के डालते थे, और आज कैसे चेंज हुआ है। आप ये देखोगे कि 2 साल पहले तक स्टॉक मार्केट भी काफ़ी हद तक बूम कर रहा था। हमेशा स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट, जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता था, वो ये देखता था कि मैं एटलीस्ट 30 या 35% का IRR, जिसको हमारे टर्म्स में बोलते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या उतना कमा सकता हूँ। आज की डेट में स्टार्टअप, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक मार्केट का रिस्क जो है वो पूरी तरीके से हट चुका है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि स्टार्टअप का रिस्क भी कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट थोड़ा सा लुक्रेटिव हुआ है। जहाँ पे लोग देख रहे हैं कि अगर स्टॉक मार्केट में भी मेरा रिटर्न कम हो रहा है तो क्या मैं उसको स्टार्टअप के रिटर्न से ऑफसेट कर सकता हूँ। तो एक तो चीज़ ये है कि जो एक नए इन्वेस्टर की एसेट क्लास है वो बनी है। आप ये देखोगे 2 साल पहले मोस्टली पैसा कहाँ उठ रहा था, SaaS प्रोडक्ट्स में। ठीक है, लोगों को लगता था कि सॉफ्टवेयर ही इट्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एसेट। ठीक है, बट आज आप देखोगे सॉफ्टवेयर या जो SaaS वाला एक बिजनेस है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, वो एकदम डेड हो चुका है। कोई उसमें पैसा लगाना नहीं चाह रहा है। 2 साल पहले हम ये भी बात करते थे कि काफ़ी सारे आप मानोगे कि फिनटेक कंपनीज में पैसा जाता था। फिनटेक और एडटेक, ये 2 सर्विसेज या ये 2 स्पेसेस एकदम पूरा डोमिनेट करते थे इंडस्ट्री को। 80% स्टार्टअप जो आज की डेट में इंडिया में फंडेड हैं वो इसी 2 इंडस्ट्री से आते थे। पर आज की डेट में आप देखोगे तो ये 2 सेक्टर्स तो एकदम ही हट के साइड हो चुके हैं। फिनटेक और एडटेक में तो पैसा जा नहीं रहा, एडटेक तो एकदम ही खत्म हो चुका है। आज की डेट में जहाँ मोस्टली पैसा हम लगा रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, फर्स्ट इज पर्पस लेड D2C ब्रांड्स। D2C ब्रांड बट जिनका कोई ना कोई पर्पस या मोट है। अब जैसे आप देख लो लाहौरी जीरा, राइट, एक कंपनी है जो 200-300 करोड़ का रेवेन्यू करती है हर साल। अब टेक्निकली जीरा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इतने सालों से चला जा रहा है, बट पर्पस लेड ये है कि वो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हैवी अपना एक बिजनेस बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, या आप होल ट्रूथ देख लो, वो चॉकलेट्स बनाते हैं। चॉकलेट तो इतने सालों से चली जा रही है। हम कैडबरी की चॉकलेट्स खाते हैं, हम डेयरी मिल्क खाते हैं, नेस्ले खाते हैं।
तो अब वो जो है वो फोकस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा पर्पस लेड इन टर्म्स ऑफ कि ऐसे चॉकलेट्स जिसमें बहुत शुगर कंटेंट हाई ना हो या बहुत ज़्यादा ऐसे पाम ऑयल या एडिटिव्स ना हो। तो एक वो है। सिमिलरली आप देखो प्रोटीन की बातें तो आज हर जगह ही है। आज अब कल हर चीज़ में आप प्रोटीन देख रहे हो। तो कोई ऐसा ब्रांड जो कि बहुत ही पर्पस लेड हेल्थ की तरफ पुश कर रहा है, या एक हेल्दी लाइफस्टाइल, या एक जिसको बोलते हैं गिल्ट फ्री इंडल्जेंसेस, इनकी तरफ पुश कर रहा है, तो एक वो पर्पस लेड D2C ब्रांड में भी काफ़ी पैसा जा रहा है। तो तीसरा और जो स्पेस है वो है हमारा क्लाइमेट। आज हम बैठे हैं उस स्टेज पे इंडिया में जहाँ पे वी आर फेसिंग द हॉटेस्ट समर on the back of the coldest winter that we faced। तो एक ऐसा फेज है जहाँ पे क्लाइमेट चेंज इतना रियल है साहिल, की हमें कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे जिससे हमारा पैसा जो है हमारा जो क्लाइमेट है वो इफेक्टिवली हम उसको मॉनिटर कर सके। थर्ड ये स्पेस है। और लास्ट एक स्पेस बोलूँगा जो कि बहुत ही ब्यूटिफुली इमर्ज हो के लास्ट 2 सालों में, वो है डिफेंस सेक्टर, डिफेंस एंड स्पेस। राइट, 2 अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं। स्पेस इसलिए क्योंकि इसरो के साथ काफ़ी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, काफ़ी स्पेसएक्स भी इंडिया में काफ़ी सारी कंपनीज के साथ काम कर रहा है। हमारी एक पोर्टफोलियो कंपनी भी है गैलेक्साई, जिसने अभी इंडिया में एक सैटेलाइट लॉन्च करी। राइट, इट बिकेम और टेस्ला के स्पेसएक्स के साथ, एंड बिकेम द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू लॉन्च एन ऑप्टोसार सैटेलाइट इन स्पेस। और ऐसे वो 10 से 12 सैटेलाइट्स और लॉन्च करने वाले हैं। तो वो एक बना। हम फाइनली जब हमने लास्ट टाइम रिकॉर्ड करा था, मैं हमको ये बोलता था कि स्पेस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कोई यूनिकॉर्न नहीं बना है, कोई बड़ी कंपनी नहीं बनी है। आज एक यूनिकॉर्न बन चुका है ऑलरेडी स्पेस का। राइट, तो हमारे पास वो सेक्टर भी इवॉल्व हो रहा है। और डिफेंस, काफ़ी सारी आजकल ड्रोन बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं, या काफ़ी सारे ऐसे आप मानोगे कि ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं जो इंडियन आर्मी के साथ काम कर रहे हैं इन वेरी की डिफेंस ऑपरेशन सिंदूर में भी काफ़ी सारे डिफेंस स्टार्टअप्स ने काम करा। तो ऐसे टाइप की कंपनीज भी हेविली इन्वेस्टमेंट उठा रही हैं, IPO भी जा रही हैं, और कहीं ना कहीं अच्छी वैल्यू जनरेट करके दे रही हैं। सारे इंडस्ट्रीज को एक एक करके चलते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए कि ये इंडस्ट्री चल रही है, काम करना है, नया शुरू कर रहे हो तो इसी इंडस्ट्री में करना, पैसे आराम से मिलेंगे, मतलब ये है। तो मैं रिवर्स से चलता हूँ। सबसे पहले डिफेंस की बात करते हैं। डिफेंस में अभी जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से इसकी डिमांड भी दिखाई दी, मेक इन इंडिया की डिमांड दिखाई दी। क्या डिफेंस में खाली ड्रोन स्टार्टअप्स ही कामयाब है, या फिर उसके ऊपर कोई सर्विस, या इंडिया के अंदर एम्यूनिशन वगैरह भी बनाए जा सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, डिफेंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो एक होती है वो है सर्वेलेंस, विच इज़ डन यूजुअली थ्रू ड्रोन्स के थ्रू सर्वेलेंस भी होती है, ड्रोन के थ्रू पेलोड्स भी उठाए जाते हैं। इसको पेलोड्स बोलते हैं। अब जैसे कहीं 100-200 किलोमीटर दूर 200 किलो का कोई हैवी आर्टिलरी या कुछ हैवी सामान जाना है, तो वो ड्रोन्स के थ्रू इफेक्टिवली आज की डेट में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो उन स्पेस में भी काफ़ी एक स्पाइट है। सेकंड है कि इंडिया का खुद का डिफेंस आर्किटेक्चर काफ़ी वीक है आज की डेट में, क्योंकि हम मोस्टली सामान रशिया से मंगवाते हैं, मोस्टली सामान हम US से मंगवाते हैं। US से तो हम कम भी करने के चाह रहे हैं, बट रशिया में हम काफ़ी डिपेंडेंट हैं। राइट, तो हमारा 60-70% सामान सारा वहाँ से आ रहा। तो आज की डेट में इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये समझा है कि वॉर लाइक सिचुएशन में वॉर कभी भी हो सकती है, और कोई किसी का एलाय नहीं है आज की डेट में। जियोपॉलिटिक्स आज की डेट में ऐसी है कि आप ये नहीं बोल सकते कि ये मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है। तो काफ़ी सारे गवर्नमेंट जो है डिफेंस स्टार्टअप्स के साथ प्रमोट कर रही है, जहाँ पे खुद के इंटरनल डिफेंस सिस्टम्स बनाए जा सके, चाहे वो आर्टिलरी हो, चाहे वो फाइटर जेट्स हो, चाहे वो आप मान लो सेफ्टी बंकर्स हो, ठीक है, चाहे आप मान लो वो एक्सोस्केलेटन्स हो, ठीक है, ये ऐसे वॉरफेयर वेपन्स या फिर स्पेयर पार्ट्स भी हो सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स भी हो सकते हैं, वॉरफेयर वेपन्स हो, किसी भी चीज़ का जो ये एक आई थिंक यूसेज है वो डिफेंस में आज की डेट में बहुत एक्टिवली जा रहा है। और हमारी खुद की कंपनीज ने डाला है। मेरी कंपनी है बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस, उसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ऑर्डर लिया, काफ़ी बड़ा ऑर्डर लिया, और आज की डेट में 2000 करोड़ प्लस की कंपनी है।
तो कैसे इसकी वैल्यूएशन लगाई जा रही है? रेवेन्यू मल्टीपल है या पोटेंशियल के हिसाब से देखा जा रहा है? इसमें रेवेन्यू लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिफेंस में कोई भी चीज़ आज आप कर रहे हो तो वो कोई एकदम से तो कोई नहीं खरीदता है। उसका 2-3 साल 4 साल बाद ही एक्चुअल कमर्शलाइजेशन होता है, क्योंकि पहले 1-2 साल तो वो टेस्ट होगा, 3 साल, फिर उसके बाद गवर्नमेंट्स के चेक्स इतने ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होते हैं डिफेंस में तो स्पेशली, कि कोई भी चीज़ ईजिली नहीं आती है। तो 3 से 4 साल में उसका देखा जाता है कि उसका इम्पैक्ट कितना आ सकता है रेवेन्यू वाइज, उसका कॉन्ट्रैक्टेड रेवेन्यू जैसे कितना है, कि आज की डेट में गवर्नमेंट जो है ओवर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स उसका कितना पैसा देगी और दे सकती है, उस बेसिस पर इन कंपनीज की वैल्यूएशन कर। मेजरली अब ये भी कह सकते हैं स्टोरी टेलिंग पे भी मिल रहा है पैसा? स्टोरी टेलिंग पर मिल रहा है, बट ये एक चीज और चेंज हुई है कि स्टोरी टेलिंग पर ही सिर्फ नहीं मिल रहा है। स्टोरी टेलिंग आज की डेट में 2 साल में इनफैक्ट काफी बड़ा चेंज है, कि पहले अगर कोई स्टार्टअप बिल्ड करता था कुछ भी बोलता था और पैसे उठा लेता था। आज की डेट में प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इन्वेस्टर सिर्फ आपसे 3 क्वेश्चंस पूछते थे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने कहाँ से पैसा उठा रखा है, थर्ड आप उन पैसों का करोगे क्या, सिंपल। आज की डेट में इन्वेस्टर्स क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। सबसे पहले पूछते हैं कि आपकी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, पैट कितना है, एबिटा कितना है, और कंपनी का बेसिकली रनवे कितना है, कितना पैसा वो कितने टाइम तक चला सकती है ना, कितने टाइम तक वो पैसे से सर्वाइव कर सकती है। और इनमें सर्वाइवेबिलिटी इज सच अ क्वेश्चन, सर्वाइवेबिलिटी एट प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ को कम ना करा जा सके। तो एफिशिएंट कंपनीज पैसा उठा रही हैं। मतलब अभी अगर मैं डिफेंस की बात करके चलूँ तो एफिशिएंट तो होगी नहीं एफिशिएंसी, क्योंकि मैंने ऐसी ड्रोन स्टार्टअप्स भी देखी, मैं एक इवेंट में गया था, वहाँ देखी मैंने बहुत सारी कंपनीज, अभी वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, वैल्यूएशन बहुत अच्छी हो चुकी है उनकी, मतलब उन्होंने पैसा तो रेस किया ही है, तो अभी प्री रेवेन्यू होने के बाद भी पैसा रेस कर रहे हैं। करेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, मतलब स्टोरी प्लस कुछ वर्किंग प्रोडक्ट मॉडल प्रोटोटाइप दिखाओ, करेक्ट। ऐसा बेसिकली क्या है, जितने भी डिफेंस स्टार्टअप्स है इंडिया में, एक डिफेंस का एक्सेलरेटर होता है कॉल्ड आईडेक्स, है ना, चैलेंज होता है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट आप में इन्वेस्ट भी करती है और आपको कॉन्ट्रैक्ट्स भी देती है। इन्वेस्ट करके आपने बेसिक प्रोटोटाइप तो डेवलप कर लिया, बट उस प्रोटोटाइप को जब आप कमर्शियलाइजेशन स्टेज पे लेके जाते हो, इसको थोड़ा मैं टेक्निकल लेके नहीं जाऊंगा, बट बेसिकली कहूँगा कि जब आप कमर्शियलाइजेशन के स्टेज पे होते हो तो आप एक इन्वेस्टर के माइंड में बेटर स्टेज पर होते हो। इसको बोलते हैं TRL, बोलते हैं टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल। अब आप प्रोडक्ट बना रहे हो अभी सिर्फ, तो आप TRL 2 या 3 पे या 4 पे हुए, पर जब कमर्शियलाइज कर रहे हो तो आप TRL 6, 7, 8, 9 के आसपास हुए। जैसे से आप 6, 7, 8, 9 मतलब मार्केट लॉन्च, मार्केट रेडीनेस की तरफ बढ़ते हो, आपको और पैसा चाहिए होता है, ताकि तब आपको अपना पैसा एक्चुअली मैन पावर पे, आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, इन सब चीज़ों पे लगाना है। डिफेंस एक ऐसा चीज़ है कि सिर्फ प्रोटोटाइप मार्केट में नहीं उतर सकता, जब फाइनल प्रोडक्ट निकलना है इट हैज़ टू बी एडवांस, उसके लिए आपको और पैसा चाहिए। ठीक है। दूसरी कैटेगरी के बाद आते हैं स्पेस। स्पेस के अंदर किस तरीके से वैल्यूएशन डिसाइड करी जा रही है, या कितनी का प्रोटोटाइप रेडी है, या प्री प्रोटोटाइप, या फिर बैकग्राउंड भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है? मैं आज यूट्यूबर हूँ, कोई स्पेस का बैकग्राउंड नहीं है मेरा, जुगाड़ू हूँ, कर लेता हूँ, और मैं कह रहा हूँ मैं स्पेस स्टार्टअप शुरू करनी है, भाई ये हमारे पास चांद है, इस पर छोले भटूरे की रेडिया खोलनी है अपने को, तो क्या पैसा मिल जाएगा? आपको छोले भटूरे के कस्टमर से पैसा मिलेगा पर इन्वेस्टर से पैसा मिलना मुश्किल है, क्योंकि स्पेस एक ऐसी है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है। इसमें मोर देन इन्वेस्टमेंट नॉलेज के साथ साथ एरोडायनामिक्स, प्रोडक्ट एक्सेलेंस। जैसे एग्जांपल के लिए अभी एक बहुत बड़ा फैड बना हुआ है, और उसको मैं फैड ही कहूँगा, कि डेटा सेंटर स्पेस में बनाए जाएंगे, कि सैटेलाइट्स भेजेगी, डेटा सेंटर स्पेस में बनाएंगे। अभी तो बहुत सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हुई है। करेक्ट। कि क्या जीपीयू ढंग से स्पेस में काम करेंगे नहीं करेंगे, पावर कैसे मिलेगी, कूलिंग कैसे होगी, और स्पेसएक्स कह रहा है कि मैं अगले साल से इतनी सैटेलाइट भेज दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। एक आईपीओ निकलने वाला, हवा भी बनाई जा रही है। इंडिया में भी एक स्टार्टअप है जो कि कोलैबोरेट कर रही है पिक्सल्स के साथ में, शायद वो कह रही है हम भी कर रहे हैं। और क्या मतलब, मुझे लगता है कि अभी स्टोरी ज्यादा है, रेडीनेस नहीं है, बट पैसा तो शायद मिल रहा है। आई थिंक देखो, डोमिनेंस जब इंडिया एक सुपर पावर की अपनी तरफ कहता है, इंडिया ने रियलाइज कर लिया कि वो डोमिनेंस सिर्फ डिफेंस के थ्रू तो नहीं आएगी, आपको स्पेस डोमिनेंस भी लेना पड़ेगा। यूएसए, चाइना और रशिया, इन तीनों ने स्पेस मिशंस डोमिनेट करे हैं। इंडिया का चंद्रयान के अलावा कोई स्पेस मिशन था ही नहीं ऑल दिस वाइज, और चंद्रयान भी हमारे बहुत टाइम बाद आया है, ठीक है।
तो अब आप देख लो कि आज के डेट में जहाँ नासा बैठा हुआ है ना, इसरो को भी हमें वहाँ उस लेवल तक लेके जाना है, वो डोमिनेंस तक लेके जाना है, ठीक है, बिकॉज जियो पॉलिटिक्स अब इंटरकनेक्टेड है। जो लड़ाई है देश की या एक ग्लोब की लड़ाई है, वो सिर्फ यहाँ से तो लड़ी जा रही है, बट स्पेस से मॉनिटर हो रही है। धरती पे लड़ी जा रही है और स्पेस से मॉनिटर हो रही है। तो कंट्री का क्या लेवल ऑफ डेटा है, कब वो अटैक कर सकती है, क्या मिशन चल रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस ऑफ सीक्रेट प्लेसेस दैट आर नॉट एक्सेसिबल बाय लैंड, ऐसी चीज़ों में स्पेस की डोमिनेंस होना बहुत ज़रूरी है। तभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि लास्ट 3 साल में इंडिया ने 7 से 8 स्पेस मिशन एक्चुअली लॉन्च करे, जो कि शायद कभी आज तक नहीं इतने करे थे हमने। तो ये डोमिनेंस की तरफ ही हम जाना चाह रहे हैं। और इसमें आपने पूछा सेक्टर कौन से आते हैं, इसमें बहुत चीज़ें हैं। स्पेस में आपका एक सर्विलेंस तो होता ही है, ठीक है। एक फ्यूल बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट दिक्कत है, फ्यूल को कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। उसमें 2 तरीके के फ्यूल्स होते हैं, बहुत डेप्थ में नहीं जाऊँगा, बट फ्यूल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स के लिए आजकल स्पेस में काफ़ी काम चल रहा है कि स्पेस में क्या डायग्नोस्टिक्स हो सकते हैं। इसको माइक्रोग्रेविटी बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, कि माइक्रोग्रेविटी सॉल्यूशंस टेस्ट हो रहे हैं कि स्पेस में क्या आप दवाई बना सकते हो, क्योंकि वहाँ जीरो ग्रेविटी होती है और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जीरो ग्रेविटी में हो जाती हैं। प्लांटेशन हो रही है नहीं हो रही है? प्लांटेशन हो रही नहीं हो रही है, लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एज बढ़ाई जा सकती है, स्पेस में रिवर्स एजिंग करी जा सकती है, बहुत तरीकों की टेस्टिंग हो रही है और इसरो भी प्रमोट कर रहा है इसे। तो एक वो टेस्टिंग वाला एक R&D और टेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया स्पेस में। उसके साथ साथ आप मान लो स्पेस में ये भी होगा कि कम्युनिकेशन बिटवीन सैटेलाइट्स जब इतनी पहुंचेंगी तो उनकी आपस में कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अगेन थोड़ा सा टेक्निकल होऊंगा, आप मेरे को बाद में इस वीडियो के बाद में मेरे को प्लीज़ माफ़ कर देना। इसको बोलते हैं OCT या ऑप्टिकल कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन। तो ये एक तरीके का होता है कि जैसे अभी आप किसी से बात करते हो, आप रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू बात करते हो, ठीक है, बट रेडियो फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट एन ऑप्टिमम वे, क्योंकि इसमें लेटेंसी आती है, लैग आता है। अब स्पेस में 1 सेकेंड का लैग इतने हज़ारों सेकेंड्स दूर, मतलब माइक्रो सेकेंड का लैग भी कितना डेंजरस हो सकता है एक स्पेस मिशन के लिए। तो कैसे कम्युनिकेशन इंप्रूव करी जा सकती है, एक ये तरीके से भी स्पेस को स्टडी करा जा रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनीज आ रही है इसमें, और स्काई रूट एरोस्पेस अभी यूनिकॉर्न भी बनी है जो कि अगेन स्पेस मिशन की तरफ काम करे जा रही है। तो वो एक कंपनी 3D प्रिंटिंग ऑफ रॉकेट कर रही है। हाँ करेक्ट, अग्निकुल कॉस्मोस करके है उस। और फिर अलग अलग कंपनी कुछ सफाई कर रहे हैं कि सैटेलाइट्स अगर खराब होगी तो उसको लेके भी तो आना होगा, डेब्रिस क्लीनिंग लेनी हुई, डेब्रिस क्लीनिंग के लिए। ठीक है, मतलब ये समझ में आ गया। बट मैं एज अ VC अगर मैं आपको मान के चलूं, आपको भ्रम ज्ञान तो नहीं है, सब कुछ तो पता है नहीं। तो अगर मैं एक बढ़िया स्टोरी लेके आता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेस में डेटा सेंटर्स बनाए गए, ऐसे सुन के बहुत फैसिनेटिंग लगता है, टाइम भी बहुत हाई दिखाई देता है, तो भाई दुनिया रेवोल्यूशनाइज कर देगा। तो क्या आप किसी एक्सपर्ट को हायर करते हो बिफोर इन्वेस्टिंग, या स्टोरी पे ही? क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ स्पेस कैटेगरी के अंदर प्रोटोटाइपिंग के ऊपर ही पैसा मिलना है स्टार्टिंग में, तो बहुत ही रेयर कंपनी होगी जिसके पास इतना पैसा होगा कि वो प्रोडक्ट बनाने के बाद में VC फंडिंग की तरफ जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे क्या वो जो बातें बोली गई है उसको वेरीफाई करने के लिए कोई लिया जाता है इसरो से, या फिर वो एक एक्सपर्ट बोल रहा है हाँ ठीक ठाक लग रहा है पर पॉसिबिलिटी है या नहीं है, 50% चांसेस, तो भी इन्वेस्ट हो जाएगा? देखो, हमारा पैसा तो बहुत क्रिटिकल है हमारे लिए, उसको तो हम स्पेस में भेज नहीं सकते। हमारी रॉकेट और सैटेलाइट कंपनी स्पेस में जा सकती है, पर हमारा पैसा तो धरती पर ही बनेगा। तो हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है स्पेस डिफेंस, ऐसे टेक्निकल एरियाज में तो और ज़्यादा, जहाँ पे वैलिडेशन इंस्टेंट नहीं है। जैसे कंज्यूमर में तो आपने चॉकलेट बार या स्नैक बार उठा लिया और देख लिया कि भाई कैसा है। इस केस में हम लोग 3-4 लेवल ऑफ चेक्स करते हैं। पहला लेवल ऑफ चेक होता है फाउंडर के कॉम्पिटिटर से भी, जब से हम समझते हैं कि बाकी लोग स्पेस में क्या कर रहे हैं, क्या वो सेम काम कर रहे हैं, कुछ अलग टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। टेक्नोलॉजी अगर आपकी ऑब्सोलीट होगी तो आपका स्पेस मिशन 4-5 साल वैसे ही पीछे हो गया। सबसे पहले वो हो गया। सेकंड, इंडस्ट्री लेवल एक्सपर्ट भी करते हैं, जैसे गवर्नमेंट का एक अपना आर्म है स्पेस में, इन स्पेस करके, जो इसरो ने स्टार्ट करा है, तो वो काफ़ी सारे स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहा है। तो इन स्पेस में जैसे हम कुछ लोग जानते हैं तो वो भी हमारे एक्सपर्ट्स बनते हैं, और ऐसे लोग भी हैं, और भी एक्सपर्ट्स हैं। तो एक हो गए एक्सपर्ट्स जो बताते हैं कि क्या चल रहा है,
टेक्नोलॉजी कैसी चल रही है, क्या फ्यूचर है, पैसा इस क्योंकि हर कोई टेक्नोलॉजी बना रहा है, बट हर टेक्नोलॉजी से हर कोई बड़ा नहीं बन सकता। ठीक है, स्पेस इज लाइक अर्थ ओनली, एवरीबडी इज ट्राइंग टू फाइंड हैबिटेशन देयर, वाटर देयर, डेब्रिस देयर, सब कुछ। बट पैसा किससे बनेगा अगले 3-4 साल में? इसरो के लिए क्या क्रिटिकल है, या और स्पेस के लिए, इंडिया स्पेस मिशन के लिए क्या क्रिटिकल है, तो वो एक्सपर्ट्स बताते हैं उस कंपनी का। और एक लेवल ऑफ चेक हो गया किसी इन्वेस्टर से जिसने उस ऐसी टाइप की कंपनीज में पैसा डाला हुआ है, जो बताते हैं कि भाई स्पेस में पैसा बनता भी है कि नहीं बनता है, बनता है तो कितने टाइम में बनता है, कितना बनता है, क्या क्या फैक्टर्स ऐसे नहीं है जिससे पैसा नहीं बन पाता है, क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे पैसा बन पाता है। तो ये 3-4 लेवल ऑफ चेक्स तो हम करते ही करते हैं। ठीक है, फिर पीछे आता है D2C जो आप बता रहे हो, उसमें क्या है? उसमें तो सीधा मैथ्स है कि नंबर्स तो दिखाई दे रहे। अब क्या कोई प्री रेवेन्यू भी आ सकता है पैसा रेस करने के लिए आज के टाइम पे, या एक प्रोडक्ट मार्केट फिट लेवल का अचीव करना पड़ेगा? D2C देखो द इंटरेस्टिंग स्पेस है ना साहिल, कि 2 साल पहले जब D2C वर्ड इंडिया में स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ 800 के आसपास कंपनीज थी। आज D2C की इंडिया में 2000 से ज़्यादा की कंपनीज है, तो ये स्पेस ऑलमोस्ट 3-4 गुना बड़ा है। अब इसमें ना हम D2C में नॉइज भी काफ़ी है। आज के डेट में हर कोई जो कंज्यूमर ब्रांड स्टार्ट करता है अपने आप को D2C बोल देता है, तो वो D2C होता नहीं है, वो सिर्फ एक एड रन बिजनेस होता है जो कि एड से कस्टमर को कुछ बेचता है। मैं ऐसे बिजनेसेस के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं बिजनेसेस के ये अगेंस्ट हूँ जब वो अपने आप को D2C बोलता है। ठीक है, D2C है जहाँ पे आप एक्चुअल कस्टमर को वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू डायरेक्टली सेल कर रहे हो, बिना किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के। यू सेलिंग डायरेक्ट टू कस्टमर। D2C का पहला वर्ड है D, विच इज डायरेक्ट, राइट। तो मैं ये देखता हूँ ऐसी ब्रांड जो कि इंटेंस कस्टमर लव पर बनी है, जहाँ पर यार कस्टमर को एक वैल्यू ऐड दिखता है कि मैं इस चीज़ को खरीद के एग्जैक्टली करने क्या वाला हूँ, और ये चीज़ मेरे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है या जस्ट वन टाइम इंडल्जेंस है। आज ब्लिंकिट पे, कोई कॉमर्स, हर जगह D2C दिखता है। ठीक है, आप वेंडिंग मशीन्स देखोगे, आप कोई कॉमर्स देख लोगे, आप सोशल मीडिया खोलोगे, हर जगह कोई D2C ब्रांड सकते हैं। ऐसा है कि आप कोई सी कैटेगरी बोलो, मतलब मैं आपको कैटेगरी बोलूँगा कि भाई हेयर केयर, 10 ब्रांड्स आप बता दोगे D2C। मैं बता दूंगा डॉक्टर बत्रा है, ठीक है, ट्राया है, ठीक है, उसके बाद खान हेयर अकेडमी है, ठीक है। उसके बाद मैं 2 मिनट आपसे और लूंगा, मैं आपको 10 और ब्रांड्स बता दूंगा। थिंग ये कि हर कैटेगरी में 10 ब्रांड्स हैं। अभी स्किन पे तो मैं घुसे स्किन बोलूंगा तो 50 ब्रांड्स आप बता दोगे, 50 मैं भी बता दूँ, तो क्लटर बहुत ज्यादा आ रहा है। अब तभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि पर्पस लेड, कि कुछ ऐसी चीज है जो तुम सॉल्व कर रहे हो, कोई ऐसा मोड है जो पहले कभी किसी ने सॉल्व ना करा हो। जैसे मिनिमलिस्ट है, मिनिमलिस्ट भी साइंस बेस्ड की वजह से हुआ और बहुत बड़ा ब्रांड बना। ठीक है, होल ट्रूथ है अगेन सिमिलरली प्रोडक्ट लव की वजह से बना। तो हम ऐसे कंपनीज देखते हैं जिनका प्रोडक्ट लव स्ट्रांग है, रिटेंशन या रिपीट रेट स्ट्रांग है। मतलब अगर आज कोई मेरे से चॉकलेट का बार लेके जा रहा है तो वो मेरे से 2 हफ्ते बाद भी ले रहा है, ठीक है, और उसके बाद अगले 4 महीने तक हर 2-2 हफ्ते में लिए जा रहा है। रिटेंशन विद रिपीट, हर 2 हफ्ते में 2 हफ्ता हुआ रिटेंशन, ठीक है, और हर 2 हफ्ते अगले फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स हुआ रिपीट। तो रिटेंशन विद रिपीट, RNR इसको बोलते हैं, RNR की जोड़ी, ये होना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है किसी भी D2C ब्रांड में। अगर ये चीज स्ट्रांग है तो डेफिनेटली हम ब्रांड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो मतलब लॉजिकली एक लेवल तो अचीव करना ही पड़ेगा पहले, हाँ, तभी पैसा मिलेगा आज के टाइम पे। प्री रेवेन्यू में ना बहुत मुश्किल हो गया, अनटिल अनलेस बंदा ही बड़ा हो, बंदा बहुत बड़ा हो, अनटिल अनलेस बंदा बहुत बड़ा हो, या प्रोडक्ट ऐसे बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटेड हो कि हम बोले यार वाह ये तो कभी देखा ही नहीं था। बट मुझे ऐसा लगता है डिफरेंशिएशन ना आज के टाइम पे रह नहीं गया। आप कुछ नया निकाल भी दोगे, जिस दिन आप ऐड चलाओगे, स्केल करोगे, कोई बड़ा कॉम्पिटिटर देखेगा अरे यार ये प्रोडक्ट बढ़िया है, वो बनवा लेगा। मैं वही कह रहा हूँ, डिफरेंशिएशन तो एक बहुत ही एक्चुअली एग्जैजरेटेड वर्ड भी है। स्टार्टअप के केस में आप मुझे बताओ, जब हमने हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे बना। फ्लिपकार्ट में हमने पैसा डाला और फ्लिपकार्ट बूम हुआ। फ्लिपकार्ट से पहले अमेजोन एग्जिस्ट करता था, eBay एग्जिस्ट करता था, फ्लिपकार्ट में कुछ अलग था नहीं, ठीक है। फिर हमने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया इन्वेस्टर्स ने ओला में। ओला से पहले ऊबर था, ठीक है, बहुत सारी, ऊबर से पहले चुंगजुंग दीदी करके है जो चाइना में, वो थी। तो 100 प्लेयर्स वहाँ पर भी थे। हमने इंडिया में डिफरेंशिएट करा कब है साहिल? हमने हमेशा तो एस्ट्रोटॉक, हाँ, एस्ट्रोटॉक से पहले भी हम कह रहे हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स थे, ठीक है। इंडिया में डिफरेंशिएशन इज अ मिथ। इंडिया में कस्टमर्स को डिफरेंशिएशन नहीं चाहिए,
कस्टमर्स वांट कन्वीनियंस, है ना, कस्टमर्स वांट, आज का कस्टमर मैं बोल रहा हूँ, जेनजी कस्टमर या जो नया मॉडर्न कस्टमर है, उसको कन्वीनियंस चाहिए, उसको फ्रेशनेस चाहिए कि भाई तो कुछ खिला भी रहा है तो कुछ रोज सेम चीज़ ना खिला, कुछ नया खिला, क्योंकि मेरे चॉइसेस, मेरा लाइफस्टाइल भी मैं सेम नहीं रखता, मेरे को कपड़े भी नए पहनने हैं, एवरीथिंग इज अ फैशन स्टेटमेंट टुडे। तो उस हिसाब से क्या आप उस कल्चर में ब्लेंड इन होते हो? जैसे मैंने एक प्री रेवेन्यू कंपनी में डाला, आपका क्वेश्चन में मेरे को लग रहा है मेरे को एक लाइन से और आंसर करना चाहिए। जैसे मैंने एक प्री रेवेन्यू कंपनी देखी जो कि प्रोटीन बेस्ड टोफू या पनीर में थोड़ा सा बिल्ड करना चाह रही है। अब है प्री रेव, बट यही कि लग रहा है कि ये ब्रांड बना जा सकता है क्योंकि दूध दही पनीर ये सबसे ज्यादा अडल्ट्रेशन से अफेक्टेड है, तो उसमें बेट ले रहे हैं अगेन फाउंडर पे। ठीक है। अब एक D2C ब्रांड है, हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं, मान लो 10-20 लाख रुपए का मंथली रेवेन्यू कर रहा है, बूटस्ट्रैप्ड है, फाउंडर उतने बढ़िया नहीं है, ठीक है, हाइपोथेटिकली मैं, फाउंडर बढ़िया नहीं है मतलब बहुत बढ़िया स्कूल से नहीं पढ़े हुए, समझ गया, पेडिग्री नहीं है। हाँ पेडिग्री नहीं है, और नॉलेजेबल है, अपने बिजनेस की नॉलेज है, बट उन्होंने राइट बंदे रखे हुए हैं जिसकी वजह से बिजनेस राइट चल रहा है। 20 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू करते हैं, क्या इन्वेस्टेबल है या नहीं है? और मैंने बताओ डिफरेंशिएशन तो मैं पहले ही मान के चलूँ कि डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता, अपनी कैटेगरी में ठीक ठाक कर रहे हैं, मान लो Amazon पे कितना माने टॉप 5 में आते हैं, मतलब मुश्किल है टॉप 5, पर मैं मान रहा हूँ Amazon में ठीक ठाक नंबर जनरेट कर रहे हैं। 10-20 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू जनरेट करने वाली D2C ब्रांड, बूटस्ट्रैप्ड, जिसके फाउंडर में उतना दम नहीं है। फाउंडर में दम होगा तो मैं बाय डिफॉल्ट मान के चलूँ पैसा रेज कर लेगा, पर फाउंडर में दम नहीं है, क्या वो इन्वेस्टेबल बिजनेस है या नहीं है? अब यही आपने, आई थिंक आपने के क्वेश्चन में ही आपका आंसर है कि 10-20 लाख कोई रेवेन्यू तो देखो होता नहीं है D2C में बोलने के लिए, मंथली भी मैं कह रहा हूँ 10-20 लाख कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू भी नहीं होता, क्योंकि अगर साल में बोलूँ तो करोड़ रुपए का रेवेन्यू है, करोड़ रुपए के रेवेन्यू पे आपकी कंपनी 8-10 करोड़ की ही बनी, ठीक है, 10 करोड़ पे मेरा तो कोई पैसा नहीं बना ना आपका पैसा बना। तो देखो रेवेन्यू मैं लेके चल रहा हूँ कि रेवेन्यू बहुत ज्यादा अर्ली है अगर मेरे को वैल्यूएट करना है। फिर बात फाउंडर और कैटेगरी, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कैसी कैटेगरी में है जिसमें 10-20 लाख का रेवेन्यू की कैपेसिटी है 4-5 करोड़ मंथली रेवेन्यू तक स्केल करने की, तो मैं कहूँगा हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ स्किन केयर में है तो स्किन केयर में मैं कहूँगा यार तुम 4-5 करोड़ कैसे करेगा, क्योंकि प्लेयर्स ही इतने सारे हैं। बट मैं अगर मैं बोलूँ जैसे प्रोटीन बेस्ड पनीर में है, मैं कहूँगा यार इतने लोग नहीं है, वहां लिस्ट थोड़ी छोटी पड़ेगी, ठीक है, 3-4 लोग बता दूंगा, 5 बता दूंगा, 6 के आगे नहीं है। D2C स्पेस इतना है कि कंज्यूमर बहुत है। आज के आप देख लोगे कि 20 ब्रांड्स भी अगर इंडिया में होंगे तो भी वो पूरे कस्टमर को इंडिया में सर्व नहीं कर सकती हैं। तो मैं ये भी देखूंगा कि वो ऐसी ब्रांड है कि जो नेसेसिटी है, या ऐसी ब्रांड है जो कंफर्ट है। अगर सिर्फ कंफर्ट है तो वो 10-20, वो 1 करोड़ पर महीने का गेम है, या 2 करोड़। अगर किसी का रिपीटेशन भी हाई है तो इसी कैटेगरी में मान के चलते हैं, मतलब मैं थोड़ा सा ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहा हूँ, जो हमको देख रहा होगा उसमें से ऐसे लोग एग्जिस्ट करते होंगे। और मैं वही कह रहा हूँ, देखो रेपिटेशन भी हाई है, ग्रेट मेट्रिक, बट मैं तुम्हें ये कहूंगा यार देखो रेपिटेशन तो नीश ऑडियंस में भी हाई हो सकता है। क्या पता मैं बोलूँ कि यार साहिल खन्ना आज एक यूट्यूबर है, वो बनाता है एक वीडियो बनाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ टॉप 1% कॉर्पोरेट लोग देख पाते हैं इंडिया में, वो तो सारे देखते हैं जब भी ये वीडियो डालता है। बट क्या वो कंटेंट जो है, जो ये लीडरशिप कुछ ज्ञान देता होगा या कुछ ऐसी कॉर्पोरेट नो हाउ बताता होगा, अगर वो 99% जनता के लिए बना ही नहीं है तो फिर मैं कहूंगा कि यार ये तो स्केलेबल ही नहीं है, ये तो सिर्फ 1% जनता के लिए बना हुआ है। तो तेरा रेपुटेशन तो आ रहा है, बट रेपुटेशन सिर्फ 1% जनता से ही आ रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यार कंज्यूमर ब्रांड अगर जब तक 500,000 करोड़ की नहीं बनती, सिंपल मोटा मोटा आपको याद रखना ऑडियंस की, जब तक 500,000 करोड़ की कैटेगरी या ब्रांड नहीं बनती आपका पैसा नहीं बन सकता। या हम ये कह सकते हैं कि अगर उसका कॉम्पिटिटर जो कैटेगरी लीडर है वो 1000 करोड़ पे बैठा है, हाँ तब उसका टाइम हम बोल सकते हैं कि बड़ा है। हाँ करेक्ट, है ना? तब बोल सकते हैं कि भाई उस बंदे ने कैटेगरी बनाई है, उस बंदे ने कुछ काम नहीं, जैसे मैं मान के चल रहा हूँ जो बंदा अपना प्रोडक्ट बेच रहा है D2C कैटेगरी में, उसका जो कॉम्पिटिटर है वो 1000 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है साल का, तो मतलब है, मैं तो मतलब टाइम इज हाई, टाइम इज हाई, स्पेस में पोटेंशियल है, कोई फोड़ के जा चुका है तो कोई दूसरा भी फोड़ के जा सकता है, सेकंड मूवर एडवांटेज भी मिल सकता है। मतलब ये इन्वेस्टेबल हुआ, ये इन्वेस्टेबल। और इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया होगा, मतलब कितने मल्टीपल मिलेगा या क्या होगा? यार एक अर्ली स्टेज में जहाँ तूने बोला कि 10 लाख रुपए रेवेन्यू,
वहाँ 10 लाख रुपए रेवेन्यू में कोई मल्टीपल निकालना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वही मैंने कहा 1 करोड़ का रेवेन्यू है, हाँ। मल्टीपल निकाल के 3-4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़। अब इस केस में ना मल्टीपल नहीं निकाला जाता। अगेन बहुत इंटेंजिबल फैक्टर्स होते हैं, फाउंडर्स की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट, प्रोडक्ट कैटेगरी कितनी बड़ी है। अब हमारे ना वीसी क्यों करते हैं, एक और करते हैं, हर कैटेगरी में ना, हर इंडस्ट्री में हमने मल्टीपल असाइन कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन कैटेगरी में या कुछ ऐसी नई कैटेगरी में तो 5 से 6x मिल जाता है ऑफ योर रेवेन्यू। अगर स्किन केयर में है तो 3-4 गुना, अगर और छोटी कैटेगरी में है, हेयर केयर में है, तो और छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं रोकता हूँ। जो फ्लाइंग बीस का है, बीस लाइफ, उन्होंने पैसा रेस किया जो रिसेंटली, वो 3x के आसपास मल्टीपल पे किया। हाँ, मेरे लिए शॉकर था। फाउंडर मतलब देखा जाए तो ऑपरेटर लेड ब्रांड है, बट पीछे फेस एक पॉपुलर यूट्यूबर का है, मार्केटिंग स्ट्रांग हो रही है, रिपीटिशन रेट भी ठीक है, बट फिर भी 3x का मल्टीपल क्यों मिला? पैसा उसने रेस करा है, मैं ऑडियंस को बताता हूँ, अमन गुप्ता से, है ना। तो मोर देन दैट, पैसा कोई सारा पैसा अमन गुप्ता का था क्या? का सारा पैसा, 320 करोड़ की वैल्यूएशन में पैसा रेस किया गया। हाँ, नहीं, वो तो उस दूसरे में किया है, रोजियर फूड्स में किया है। रोजियर में अच्छा, किया अच्छा, है। अच्छा। 20 उसके अंदर इंस्टीट्यूशनल आया है शायद। हाँ, तो देखो वो 80-90 करोड़ पर रेस किया है उन्होंने। अच्छा, तो 20 लाइफ में यार देखो यही है कि 3x है। अब उसमें पता नहीं उस इंस्टीट्यूशन ने क्या देखा होगा, बट मोस्ट ऑफ द अर्ली स्टेज पे ना, जब तक मैं वही मतलब मोटा मोटा साइंस और मैथ्स यही है, जब तक भाई तुम 40-50 करोड़ तक रेवेन्यू तक नहीं पहुंचते, मतलब तुमने कोई कैटेगरी ना फोड़ी है ना एक्सप्लोर करी है। 10-20 लाख रुपए में रेवेन्यू में तुम ये नहीं कह सकते तुमने कैटेगरी बनाई है। अब क्या कैटेगरी बनाई है तूने? कल को जो 1000 करोड़ में बैठा उसने कैटेगरी बनाई है ना पूरी, तो तूने तो सिर्फ उसकी कैटेगरी में ईट अप करा है, जो उसके लॉस कस्टमर है उसको बेच के तूने 20 लाख रुपए कमाए हैं। तो कैटेगरी आपने नहीं बनाई है। आपको ये देखना है कि 40-50 करोड़ 100 करोड़ के बाद आप कैटेगरी बनाना स्टार्ट करते हो। इन्होंने तो 100 करोड़ का रेवेन्यू किया ना। हाँ, इन्होंने कैटेगरी बनाई है। हाँ। ठीक है, तो अब इन्होंने कैटेगरी बनाई है, तो 20 लाइफ एक ऐसा है कि सिर्फ न्यूट्रिशन उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स में उसने जा रखा है। वो कहते हैं मेरा हाईएस्ट क्वालिटी ग्रेड प्रोटीन है, मेरा 4-5 लोगों से बेटर है प्रोटीन। बट मैं वही कह रहा हूँ कि भाई उसका एक्चुअल सेंटिमेंट ऐसा क्या है कि, या इंसाइट ऐसा क्या है कि तू 100 करोड़ के रेवेन्यू में भी 1000 करोड़ तक रेवेन्यू तक लेके जा सके। अगर वो लग रहा है कि अगले 2 या 3 साल 4 साल, क्योंकि वीसी का पैसा लगता है 3-4 साल का, उसमें आप 300-400 करोड़ के रेवेन्यू तक ही टच कर रहे हो, तो फिर आपको उतना ही मल्टीपल मिलेगा। वैल्यूएशन है क्या कि तेरी कंपनी 2-2.5 साल बाद इतनी बन जाएगी, उसका मैं आज हिसाब इतना लगाता हूँ, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। कि भाई 3 साल में पैसा डबल होना चाहिए मोटा मोटा। 3 साल में पैसा डबल है तो मैं उसका हाफ पैसा लगाता हूँ, या डबल वैल्यूएशन पे लगाता हूँ कि 200 करोड़ पे लगाता हूँ, ताकि 3 साल बाद 200 करोड़ का 400 हो जाए, डबल हो जाए पैसा। वो मोटा मोटा मैथ्स है। ठीक है, तो मतलब D2C में मोटा मोटी अगर ठीक ठाक काम कर रहे हो तो 3 से 5 के बीच में 3 से 5 में बन जाता है। 3 से 5 तो स्टैंडर्ड। इनका कम था, मतलब मेरे को तो ऐसा लगा कि बहुत कम लिया है। आइडली जाना होना चाहिए था आपके, आइडली ज्यादा होना चाहिए था, है ना। ठीक है, फिर आते हैं क्रिएटर वाला जो बता रहे हो। ये क्रिएटर वाले ब्रांड्स का क्या सीन है कि मतलब जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जैसे एक यूएस के अंदर यूट्यूब चैनल देखा, मैं तो दिमाग ही खराब हो गया देख के कि उस टाइम पे उनके 40-50 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे, लाइव स्ट्रीम करते थे खाली, और $200 मिलियन की बिके। ओपन एआई ने उनको खरीदा, तो मतलब इतना छोटा बेस वाला चैनल भी बिक गया। अब वो थ्योरी ये है कि भाई उनको मार्क ज़करबर्ग ऐसे लोग देखते थे। तो क्या ये वाले टाइप की बात कर रहे हो? क्रिएटर लेड ब्रांड्स बेसिकली यार, आई थिंक बहुत ना ऐसा टॉपिक है जिसके बैकलैश भी मिले इंडिया में, वो भी मिला है। अब देखोगे मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स, आज मैंने भी रील बनाई, मैं भी कंटेंट बनाता हूँ जिन लोगों को नहीं पता, तो मैंने भी अभी परसों ही रील बनाई थी कि प्रियंका चोपड़ा ने अपना ब्रांड बेचा मानीस को। ठीक है, उसने भी एकदम अच्छे खासे, ऑल द वैल्यूएशन डिस्क्लोज नहीं करी, बट कहीं ना कहीं मैंने जो रिसर्च करी 3,000 करोड़ शायद, 3-4 हजार करोड़ बोल रहे हैं, 4,000 करोड़ के आसपास अपना ब्रांड बेचा अंबानी इसको। वो सक्सेसफुल ब्रांड रहा। सिमिलरली कटरीना का जो के ब्यूटी, वो गया नायका को, अच्छे में बिका। अब आपको सब बढ़िया चल रहा है, बट वहां पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं इंडिया में जो सेलिब्रिटी क्रिएटर लैंड फेल हो चुके हैं। आप देखोगे कृति सनन का हाइफन था, ठीक है, वो गया। दीपिका पादुकोण का 82E करके है, वो गया। ठीक है, ऐसे काफी सारे ब्रांड्स है। रितेश और देशमुख और जिनीलिया का ये प्लांट प्रोटीन वाला था ना, मीट वाला, प्रोमीट नहीं, कुछ और नाम, वो भी था, जो ही नाम था, कुछ मैं भूल गया। प्रोमीट तो मेरी फ्रेंड के स्टार्टअप का नाम है, तो कुछ और नाम था, तो वो भी चला गया। तो इंडिया में क्रिएटर लेड ब्रांड्स जो एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं,
वो स्केल करेंगे। जैसे कुशा कपिला का अंडर नीट है, बिल्कुल। वो 200 करोड़ के रेवेन्यू, 100 करोड़ प्लस के रेवेन्यू पर है। तो जहाँ एक्चुअल वैल्यू ऐड है ना, क्योंकि क्रिएटर से एक बार खरीदेगा, दूसरी बार खरीदेगा, तीसरी बार तो क्या क्रिएटर ने ऑपरेटर लेड जो भी इंडिया में शुरू हो रहा है, हाँ जैसे हम 20 लाख के साथ भी देख रहे हैं, कुशा के साथ भी देख रहे हैं, इन दोनों के ब्रांड्स ये खुद नहीं चला रहे, इन्होंने एक ऑपरेटर लाके रख दिया, इक्विटी दे दिया, भाई तू चला, करेक्ट हम मार्केटिंग करेंगे। करेक्ट ऐसे वाले क्रिएटर लेड ब्रांड में भी इन्वेस्ट करा जा रहा है, इसकी बात हो जा रहा है, यही मैं कह रहा हूँ। क्रिएटर लेड ब्रांड्स विच आर नॉट रन बाय क्रिएटर, बिकॉज क्रिएटर का काम तो ब्रांड लीड करना नहीं है ना यार, उसका काम है वो अपना एक्चुअल ब्रांड, अपना जो अपना बिजनेस है वो करेगा भाई, जो अपना मूवीज में जाएगा, अपना रील्स बनाएगा, अवार्ड शोज में जाएगा, मेट गाला की अच्छी वीडियोस देख के रिपोस्ट करेगा उन्हें, ऐसे टाइप के करेगा ना चीजें, वो ये नहीं करेगा। वहां पे आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग पार्टनर चाहिए, क्योंकि पैसा उसी पर ही लगेगा, प्लान वो बताएगा, पूरा बिजनेस मॉडल वो बनाएगा, स्केलिंग प्लान वो बनाएगा, इन्वेस्टर के सामने क्वेश्चन वो आंसर करेगा। तो इस पे मल्टीपल क्या है? जैसे मैं तो ये मान के चलता हूँ, इनका तो मेरे हिसाब से कम था, तो इसमें क्या मल्टीपल मिलना चाहिए? यार इसमें ना मैं वही कह रहा हूँ, इंडस्ट्री देखी जाएगी, इसमें इंडस्ट्री भी देखी जाएगी कि क्या कैटेगरी में है, और ये भी देखा जाएगा क्रिएटर की वैल्यू कितनी बड़ी है, क्रिएटर कितना बड़ा है, क्रिएटर अपने एकदम टॉप ऑफ द गेम पर है या एक सिंकिंग शिप पर है। उस टाइप के क्रिएटर भी ब्रांड बनाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट जब जिनका कुछ नहीं चल रहा होता है तो वो डूबती नहीं है, कहते हैं ब्रांड ही बना के देख लेते हैं। तो वो भी देखा जाता है कि कौन सा बंदा किस लेवल पर क्या समझ के और कितना इन्वॉल्व है ब्रांड के साथ। सिर्फ नाम दे रहा है तो ठीक है, बट नाम के साथ साथ कुछ और भी चीज देने को रेडी है, अपना टाइम, अपना बिजनेस। अभी यार ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल है, रणवीर सिंह ने सुपर यू के साथ कर रखा है, अब सुपर यू ने फिर अभी पैसे उठाया, अच्छा स्केल कर रहा है, अच्छा कर रहा है ना। वो भी ऑपरेटर लेड ही हो गया एक तरह से। ऑपरेटर रेड हो गया ना, निकुंज बयानी जो है किशोर बयानी के नेफ्यू भी रह चुके हैं, है ना। तो पूरा ऑपरेटिंग धंधा है, रिटेल की समझ है, रिटेल की अंडरस्टैंडिंग है। और मल्टीपल क्या मान के चले यहाँ पे? इसमें क्रिएटर लेड में, क्रिएटर लेड पे यहाँ पे 5 गुना से 10 गुना 12 गुना तो कहीं भी हो सकता है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इंडस्ट्री का 2x मिलेगा, मतलब फॉर एग्जांपल D2C में 5x मिलता है तो उसको 10x मिलेगा, मिल सकता है। उसकी अपनी ऑडियंस भी है ना, वो है क्या, मोस्ट ऑफ द क्रिएटर भाई मार्केटिंग एजेंट्स ही तो हैं। क्रिएटर को रखने का फायदा क्या है? यही तो फायदा है कि भाई वो ब्रांडिंग लेके आता है, थॉट प्रोसेस लेके आता है। ठीक है। फिर हम चलते हैं जो इंडस्ट्रीज डेड हो रही है, जिस पे पहले पैसा आ रहा था अब नहीं आ रहा, फिनटेक। फिनटेक अभी भी देखा जाए अपॉर्चुनिटी तो है, मतलब अभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि फिनटेक हर जगह पे फैल गया। और पिछला मैंने ऐसा देखा, बोलूंगा मैं 1 साल के अंदर अंदर सबके सब स्टॉक ब्रोकिंग के अंदर घुस रहे हैं। पहले खाली जीरो तो बैठे थे, ग्रो आ रहा था, फिर अभी मैंने पिछले कुछ टाइम से देखा है कि सबके सब वो कर रहे हैं, और जिनका बिजनेस नहीं चल रहा था वो भी अपने बिजनेस का एक वर्टिकल आर्म बना रहे हैं कि भाई हम भी स्टॉक ब्रोकिंग में घुस गए अब। तो क्या स्टॉक ब्रोकिंग बहुत बड़ा बिजनेस है, या यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, या वीसी इस कैटेगरी में पैसा ज्यादा दे रहा है? क्योंकि ग्रो का आईपीओ आ गया, अच्छा बना लिया उन्होंने बिजनेस, उस बेसिस के ऊपर सब सोच रहे हैं। देख 2-3 चीजें हैं। पहला है कि फिनटेक में ना डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स नहीं है बहुत ज्यादा, सब सेम प्रोडक्ट्स हैं। फिनटेक में क्या चलता है सबसे ज्यादा, स्टॉक खरीद लो, क्योंकि भाई इंडिया में स्टॉक्स बिकते हैं, लोग को सामने वो चीज लिखते हुए दिखती है, इन्वेस्टमेंट है, हर कोई सबको करना है। गोल्ड में कर लो, कहीं ना कहीं वो भी इन्वेस्टमेंट का ही सबसेट हो गया, कुछ बना लो, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक से 3 चीजों इन्वेस्टमेंट्स हो गया। सेकंड हो गया लेंडिंग। आज इंडिया में 1% से कम लोग के पास क्रेडिट है, चाहिए मतलब 600-700 गुना लोगों को क्रेडिट चाहिए, ठीक है। तो कहाँ से आएगा पैसा? फिनटेक में सब लेंड कर रहे हैं। अब 20 कस्टमर के लिए अच्छा है, कस्टमर 10 ऑप्शन है। हाँ तुम लिखो जाके, मैं आप लोग को भी सबको जो वीडियो देख रहे हैं एक असाइनमेंट देता हूँ, लिखो पर्सनल लोन अंडर 10 मिनट्स। मान लो कि तुम्हारा पहला पेज ना भरा ना, तो नाम बदल देना कि इतने ऐप्स दिख जाएंगे, इतने एड्स आएंगे, और तुमने गलती से नंबर डाल दिया तो तुम्हें अगले दिन इतने कॉल्स आएंगे, इतने कॉल्स आएंगे। कि भाई लेंडिंग में हर कोई लेंड कर रहा है, पैसा बन जाता है लेंडिंग में, ठीक है। सिंपल सी मैथ्स है लेंडिंग में। 18 पर्सनल लोन दे दिया 14, 15, 16% पे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोरिंग कितना हुआ? 7-8%, 10%।
5-6% का निम जिसे हम बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, आराम से हर कोई कमा रहा है। इसको क्या दिक्कत, 1 लाख का लोन दिया, 5,000 रुपए उस लोन से कमा लिए 5 महीनों में। पर्सनल लोन कोई लंबे तो होते नहीं है, 8-10 महीने 12 महीने के होते हैं, तभी छोटे होते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। पैसा बना लिया, घुमा लिया, ये 10,000 घुमाते रहे, लाखों लोन में पैसा बन रहा है। मैथ सिंपल है, सबको लेंडिंग करनी है, बट दिक्कत हुई ना भाई, एज अ वीसी मैं किसमें पैसा डालूं? सब ये कर रहे हैं। कर तो सभी यही रहे हैं, घूम घुमा के सब यही कर रहे हैं। जो फिनटेक ये नहीं कर रहे हैं वो स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गए, स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया, वो बैंक बन के ये कर रहा है। तो फिर ये है कि फिनटेक में पैसा जाएगा कहाँ, यूनिकनेस है कहाँ? अब दिक्कत ये है क्योंकि सब कोई पैसा दे रहा है, तो भाई पैसा दे किसको रहा है तू, यही नहीं पता। लेंडिंग ऐसे ही फालतू की हुई जा रही है, कोई क्रेडिट बेसिस नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं उसमें, कोई बैकग्राउंड चेक नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं जिससे पैसा को रिकवर करा जा सके। बैड लोन्स हो रहे हैं, पर्सनल लोन्स की मार्केट तो इतनी बेकार है, फटी हुई है कि 10% तक मैं कंपनीज देखता हूँ जिसमें बैड लोन्स हो रखे हैं। 10% बैड लोन्स, बचा क्या? तेरी 10% बुक्स तो ऐसी चली गई, तो 90% में कितना पैसा कमाएगा, कैसे पैसे रोटेट करेगा, कितने? अगर 5% ऑपरेट कर रहे हो, 10% बैड लोन है, तो 5% का लॉस है, तो लॉस ही है ना, स्ट्रेट से तो तेरी जेब से गया। तो इसीलिए यार वीसीज ना अब थोड़ा फिनटेक से हटने लगे हैं, कि कुछ नया नहीं दिख रहा है फिनटेक में, सब लोन्स दे रहे हैं सब। और ऐसा नहीं है, मेरा व्यू है, मेरे कंपनी में जितने मैंने फिनटेक्स में फाउंडर्स में इन्वेस्ट करा, सबसे मैं बात करता हूँ, सभी कहते हैं आदित्य यार कुछ नया दिखेगा ना फिनटेक में तो बताना, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है नया। जब उनको नहीं दिख रहा है तो इंडस्ट्री में होके, तो फिर मैंने कहा मेरे को भी नया कुछ नहीं दिख रहा है। एडटेक की बात करके चले तो एडटेक में क्यों कम हो रहा है? क्योंकि देखो मेरे को ऐसा लगता है, जो मैं पहले भी ऑफ कैमरा बात कर रहा था, अभी तक एडटेक में जो बड़ा बिजनेस बना रहे हैं वैल्यूएशन टर्म्स में, वो सबके सब तैयारी वाले बैठे हैं कि 10 तक पढ़ाई कर लो, इंजीनियरिंग की तैयारी कर लो, एमबीए की तैयारी कर लो, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर लो, एंट्रेंस किसी का स्किल बेस के ऊपर कुछ बड़ा बना नहीं है कि एक्चुअली जहां पर मोनेटाइजेशन हो सके, कि कोई बंदा 12 आज के टाइम पे जो जेनजी है या जो बच्चा है वो जल्दी जल्दी कमाना चाहता है। करेक्ट। किसी ने 2-3 महीने का 4 महीने का कोर्स किया, उसके बाद वो पैसा कमा ले। गवर्नमेंट की तैयारी वाले कोर्सेज के अंदर बंदे 3-3 साल खराब कर रहे हैं, अपना टाइम एफर्ट सब कुछ लगा रहे हैं। और ये वाली इंडस्ट्री मतलब मुझे लगता है कि एक अच्छे रिजल्ट दे सकती है हमारी यूथ को। और जो नया लड़का है ना जेनजी, जो अभी नई जनरेशन है, वो तैयारी के पीछे नहीं भाग रही। करेक्ट। क्योंकि उन्होंने अपने भैया को, अपने पड़ोस वाले को देख लिया तैयारी करते हुए 30 साल की उम्र तक, बस यही घूमते घूमते, क्योंकि सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बंदे पढ़ते हैं, जान लगाते हैं, पर सिलेक्ट तो बहुत कम होते हैं ना। हाँ। और जो ये 30 वाली उम्र वाले हैं, जो इतने टाइम से कर रहे थे, वो अब रियलाइज कर रहे हैं कि यार अपने पास स्किल नहीं है या फिर वो एक नॉर्मल सी जॉब कर रहे हैं, वो उस लेवल पे एक्यूमेंट लेके नहीं बैठे। तो मुझे लगता है कि एडटेक में स्किल बेस एक कैटेगरी बनेगी, या फिर एडटेक अपने आप में पूरा डेड है? यार मेरे को लगता है कि, यार मैंने ऑफ कैमरा भी यही बोला कि एडटेक और जो एआई का जो एक मिक्स है, ये एक अच्छा मिक्स बन सकता है जिसमें स्किल बेस्ड एक तरीका हो ही गया। अब देखो हमने रियलाइज कर लिया कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट डबल डिजिट में चली गई है, जॉब्स नहीं मिल रही इतनी आसानी से, और जैसे जैसे ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस खराब होती जा रही हैं, जॉब्स कम ही होती रहेंगी। हमें एडटेक में ऐसा तो नहीं कि एडटेक चले जाएगा। 2 इंडस्ट्रीज हमेशा बोलते हैं रिसेशन प्रूफ होती है, एक होती है हेल्थ और एक होती है एजुकेशन, कि चाहे कुछ भी आ जाए ये दोनों तो नहीं मरने वाले। एडटेक में यार दिक्कत ये है, अगर मैं कैंडिडेटली बताऊं, जो कि मैंने इस पूरा इंटरव्यू भी बताया, कि जब से ये बड़े प्लेयर्स है ना एडटेक में, जब से ये वॉइड फटा है ना, ये बबल फटा है K-12 कोचिंग का, सिर्फ एक सबसेट ने पूरे सेक्टर को खत्म कर दिया। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज हो गया, ठीक है, पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस लूज हो गया इन सारी एप्स पे, इन्वेस्टर्स ने पैसे बहुत डुबाए अपने इन कंपनीज में, और बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड प्रैक्टिसेस हुए एडटेक के इंडिया में। अब दिक्कत ये है कि हर कोई जो बंदा है, स्कूल हो गया या प्रिंसिपल्स हो गए, ये बहुत ही कॉन्शियस बायर्स हैं। एक दिक्कत ये भी है, क्योंकि मैं एडटेक में काफ़ी काम करता हूँ, मैं दिल्ली गवर्नमेंट के साथ भी एडवाइजर भी हूँ, काफ़ी सारे ना एक्टिविटीज़ आ गई है कॉलेज में, एकेडमिक्स स्कूल्स में एकेडमिक का प्रेशर, और काफ़ी सारी नई नई एक्टिविटीज़ भी आ गई है। तो एडटेक्स को अगर कुछ करना है तो ये एक ऐसे गैप ढूंढना है, तो अगर स्कूल्स में या उसके बाद भी करना है, जहाँ पे आपका डेली बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। आएगा ये सेक्टर जरूर, जैसे आपने स्किल बेस्ड कहा, तो स्किल बेस्ड ये आएगा ही आएगा। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आपके चैनल पे आया हूँ,
मैं कह रहा हूँ कि हाँ, स्किल वी नीड टू अपस्किल आवरसेल्व्स इवन मोर, राइट? बट ये एआई के थ्रू, कोर्सेज के थ्रू, एआई ऐसे टूल्स के थ्रू जिसमें आप अपने एकेडमिक्स के साथ इंटीग्रेट कर लो। जैसे आपका एक कॉलेज स्कूल की रिपोर्ट कार्ड आती है, क्या आपको स्किल रिपोर्ट कार्ड आ सकती है? एक स्किल पासपोर्ट आ सकता है, जैसे आपको अपना नॉर्मल पासपोर्ट आता है। क्या आपको स्किल की कोई ऐसी स्कोरिंग लग सकती है जैसे हम सीबीएसई में स्कोरिंग देते हैं? और उस स्किल के बेसिस पे क्या आपको क्रेडिट्स मिल सकते हैं? क्या आपको अपनी कंपनी में सैलरी इंक्रीमेंट्स मिल सकते हैं? जब तक इनके यार वेल डिफाइंड पैरामीटर्स नहीं होंगे ना, ये गुड टू हैव थिंग्स ही रहेंगे। और इस एडटेक में ये है कि सिस्टम को रिवॉर्ड करना पड़ेगा। जब तक सिस्टम रिवॉर्ड नहीं करेगा, लोग करेंगे नहीं। स्किल सीख के भी बंदा कहाँ जा रहा है? जा तो जॉब में, कॉर्पोरेट में, कहीं कुछ अपने काम में जा रहा है। जब तक वहां से उसको इंसेंटिव नहीं मिलेगा कुछ, वो क्यों करेगा? तो सिस्टम को भी इक्वली रिवॉर्ड करना पड़ेगा। बट ये चेंज मैं देख रहा हूँ साहिल। मैं काफी सारी ऐसे कंपनीज को जानता हूँ एडटेक स्पेस में, जो डेली बात करते हैं सिस्टम के साथ, चाहे स्कूल्स, प्रिंसिपल, कॉलेजेस, एजुकेशनल बोर्ड्स, है ना, ये सारे हुए। और ये सब बहुत ओपन हैं, आज की डेट में हो रहे हैं। क्योंकि जो वॉइड फटा था ना, बबल 2 साल पहले, धीरे धीरे जा चुका है। और 1-1.5 साल में स्पेस वापस आने वाला है। ओके। मतलब मुझे पर्सनली, क्योंकि मैं एडटेक्स में हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि अभी भी मिस सेलिंग बहुत होती है मार्केट में। होती तो है। कुछ भी मिला, स्किल के नाम पे भी मजाक चल रहा है। मतलब जिसने आज तक कभी जिंदगी में प्रैक्टिस नहीं करी है, वो चीज़ बेच रहा है। और बात प्रॉब्लम ये है कि आदित्य को तो नहीं आता मोबाइल की स्क्रीन रिपेयर कैसे करते हैं। आदित्य को मैंने एक स्क्रीन रिपेयर करके दिखा दी और कहा कि भाई देख देखो आ गई। बट बहुत सारी इसके अंदर प्रॉब्लम्स होगी ना। करेक्ट। क्योंकि मैंने कभी दुकान पे बैठ के किया ही नहीं है। मैंने तो आदित्य को बस दिखाया, ये हो गया, ये हो गया। तो मतलब मुझे लगता है कि स्किल बेस के अंदर अगर फटेगा, जैसे K12 भी फटा, और वो K12 ऐसा नहीं था कि प्रॉब्लम नहीं थी। K12 प्रॉब्लम है। मेरी बेटी 5 साल की है, वो अपनी माँ से नहीं पढ़ती। प्रॉब्लम आती है ना हमको, उसको बिठा के भाई पढ़ ले। तो मैं तो कह रहा हूँ चलो हम तो पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, क्योंकि अभी पिछले कुछ टाइम में परचेसिंग पावर बढ़ी है, बट शायद पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, शायद उनके पास वो एजुकेशन लेवल नहीं है बच्चों को पढ़ाने का। तो K12 भी प्रॉब्लम है, बट जो फ्रॉड किए गए उसकी वजह से मार्केट खराब हुई। स्किल में मुझे ये लगता है कि जो फ्रॉड चल रहा है ना मार्केट में, इसकी भी छटनी करनी पड़ेगी कि इसमें गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है। गवर्नमेंट लेती है, बट गवर्नमेंट भी कितना करे। एक ये है कि मिस सेलिंग जो है, आई वुड नॉट से कि ये एक जगह पे हो रही है, ये बहुत मल्टीपल स्टेप्स पे होती है। प्राइसिंग जब आप देते हो तब होती है, जब आप आउटकम्स बताते हो तब होती है, जब आप किसी भी स्कोप ऑफ कोई भी प्रोजेक्ट जब आप एडटेक में कोई स्टार्ट करना चाहते हो, जब उस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स बताते हो, कर आप 10 चीजें सकते हो, बताते हो आप 100 हो। तो मिस सेलिंग तो यार एक हर चीज पर है। इंडिया में वो बेसिक ही है कि बताओ 100 चीजें और करो एक, पैसे लो 100 के, काम करो एक वाला। पर आज जैसे एआई आ गया है, तो ये तो प्रॉब्लम, मतलब गवर्नमेंट ये कहे, जो वेबसाइट से ले रहा है, वेबसाइट पे आपको सब एक्सप्लेन करना जरूरी है, ये बताना है, ये मतलब वो एक गाइडेंस निकाल दे, ये सब लिखना ही है, लैंडिंग पेज पर नहीं लिखोगे तो आप पे लीगल केस हो सकता है। अगर कोई फोन पे बेच रहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग करनी, उसकी ट्रांसक्रिप्शन करनी, और बेस्ड ऑन दैट ये पैरामीटर्स के ऊपर आपको जज करके सामने वाले को ट्रांसक्रिप्शन भेजनी बहुत जरूरी है। तभी ना एक जनरल बायजूस का केस एक्सपोज करा था, प्रदीप पूनिया, उनके मैंने आर्टिकल्स पढ़े थे। उनका हेडलाइन में भी लिंक्डइन की है, बैन मल्टी ईयर एडटेक कोर्सेस, जिसमें ईएमआईज पर कोर्सेज को बेचा जा रहा है। ऐसी चीजों को बैन करो, सब्सक्रिप्शन और ऐसे टूल्स को प्रमोट करो जो कि एजुकेशन में ट्रांसपेरेंसी लेके आए। अगर आप सब्सक्रिप्शन या टूल्स को प्रमोट करते हो तो क्या है कि कस्टमर्स आपके साथ लंबे टाइम तक, और उसको आइडिया पता चल रहा है कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। क्योंकि आपको एक ही साल में 50 लाख रुपए का कोर्स के 50 लाख रुपए देने के रेडी नहीं है। आप हर महीने उसको डिवाइड कर लो ना सब्सक्रिप्शन में। कस्टमर जब भी ऑप्ट आउट कर सकता है वो ऑप्ट आउट कर लेगा। आप क्यों कस्टमर से इतना पैसा ले रहे हो? तो ऐसे सोल्यूशंस निकालने पड़ेंगे मिस सेलिंग को रोकने के लिए। और स्कूल्स को भी स्मार्टर, या स्कूल्स हो गया, कॉर्पोरेट्स हो गया, कोई भी हो गया, लोगों को स्मार्टर बनना पड़ेगा यार। उनको भी चीजें पूछनी पड़ेंगी। और ये कस्टमर का डेटा बहुत अच्छा पॉइंट है, ये कस्टमर का डेटा एज अ लॉग्स कस्टमर को भी जाना चाहिए। हाँ वही कह रहा हूँ ना कि एक रूल होगा कि ये लॉग जाएगा, और ये एक प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट इस लॉग पे लगेगा, उसके बाद एक रिव्यू जाएगा कि भाई हमने तेरे को ये बोला है, हमारा ब्रीफ ये है, ये इतना अलाइंड है और ये बातें गलत बोली गई है।
और उसके फिर एक्शन कुछ लेना। हाँ, उस बंदे के पास चला गया, अब उसको लेना है नहीं लेना है। उसमें क्लॉज में एक्शन हो कि जैसे अगर तुम्हारे रिकॉर्डिंग में ये 10% का कुछ अगर कोई डिविएशन हुआ तुम लो उसको उठा के टर्मिनेट करो अग्रीमेंट को। वो सब्सक्रिप्शन, तभी मैं कह रहा हूँ उसको सब्सक्रिप्शन बेसिस पे बना दो ताकि कस्टमर का पैसा भी बहुत ज्यादा ना जाए। अभी उन्होंने भी निकाला ना, वारिको ने, हाँ उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया है, करेक्ट सब्सक्रिप्शन पे कर दिया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। टैग मैंगो के साथ उन्होंने आई थिंक मायवेदा उस पे लाइव कर दिया सारा। ठीक है, थैंक यू। मेरे हिसाब से उम्मीद ये है कि जो मेरा आइडिया था लोगों को समझ में आए कि मार्केट कैसे चेंज हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्या एक ऐसी वेग क्वेश्चन है, क्या रैपर प्रोडक्ट्स के ऊपर पैसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा भाई इंडिया में। इंडिया में अगर तुम देखो ना एआई के जो रैपर्स हैं उन पे पैसा नहीं मिल रहा है। और यूएस में तो रैपर 3 साल पहले डेड हो चुके हैं। आज की डेट में यूएस में हालत ऐसी है कि एआई आप बोलोगे तो फंडिंग मिलेगी ही नहीं, क्योंकि यार वहां पे ऑलरेडी हो चुका है। वाई कॉम्बिनेटर जो कि इंडिया का वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सेलरेटर है, जिससे भाई एयरबीएनबी, येल्प, जेप्टो, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज निकली हैं। ठीक है, उसने खुद बोला यार मैंने 450 का बैच बनाया एआई का, फंडिंग मिली किसी को भी नहीं। मतलब एआई इज अ बज़वर्ड, रैपर इज जस्ट अ बज़वर्ड। देख मैं ही नहीं हूँ, इंडिया खुद का जब तक एलएलएम नहीं बनाता तो रैपर्स ही निकलेंगे। ठीक है, बट रैपर में भी भाई तुम कुछ प्रॉब्लम तो सॉल्व करो ना, उसको कस्टमाइज करो, उसको फाइन ट्यून करो, अपने कस्टमर तक लेके जाओ। नहीं, मैं कह रहा हूँ उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो ना। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, यूज केस बनाओ ना, यूज केस इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ। लोगों ने तो बस ये बना दिया, चैट जीपीटी का एपीआई लगाया और चैट जीपीटी का क्लूम बना दिया और मेल करते हैं मुझे बकायदा। मेरा सिंपल सा आई हैव $1 billion आइडिया टू रिप्लेस चैट जीपीटी। अब वो क्या चल रहा है, उसमें कोई चाइनीज मॉडल लेके वो पीछे लगा के एक इंटरफेस बना के कि देखो हमने ये बना लिया। मैं कहा भाई ये इंटर्न बनाता है 10 मिनट के अंदर। सिंपल मेरा आंसर ये, कल को अगर उनके एपीआई डाउन हो गए तुम क्या करोगे? वो चाइनीज मॉडल डाउनलोड हो जाते हैं ना, डाउनलोड करके अपने सर्वर में चला लो और उसके ऊपर एक सामने चला दो और देखो हमने बना दिया। पागल बनाने वाली बातें। वो तो फिर बेसिकली बहुत ही, एक आप ऐसे मान लो कि यार चोरी वाला काम है, तो वो तो इंडिया में, वो तो कभी इंडिया में चलेंगे नहीं, वरना वो चल रहे हैं। आप देख लो ना एआई फंडिंग कितनी हो रही है इंडिया में, कौन सी हो रही? नहीं हो रही। इंडिया गवर्नमेंट सर्वम को भी प्रमोट करे जा रही है। सर्वम को भी इसलिए प्रमोट करे क्योंकि वो कह रहा है मैं अपना खुद का एलएलएम स्टैक बनाना चाहता हूँ और उसका फोकस पूरा वर्नाक्युलर है। तो इंडिया एक प्ले के पीछे जा रही है, गवर्नमेंट बैक कर रही है उसे। उसके बाद कौन सा एआई का स्टार्टअप है? और सर्वम भी हम बोलते हैं इंडिया में तो वो है भी नहीं, वो तो यूएस की रजिस्टर्ड कंपनी है। इंडिया को तो हम बोल देते हैं कोई फाउंडर इंडियन है, बट वही चीज़ है, हम मतलब जब तक हमारे पास खुद का एक स्ट्रॉन्ग डेटा सेट नहीं होगा ना, इंडिया एलएलएम नहीं बना सकता। यूएस के पास डेटा सेट वो था कि एआई से भाई साहब अगर मैं एलएलएम बनाता हूँ, लैंग्वेज लर्निंग, लार्ज लैंग्वेज लर्निंग मॉडल, तो उससे मेरे को बेनिफिट ये मिलेगा। इंडिया में तो प्रॉब्लम ही बता क्या करेंगे, एआई से तो हम एआई वीडियोस बना रहे हैं। छोले नाराज हो गया भटूरे से कि भाई वो पूड़ी के साथ भाग गया, है ना, हम तो ऐसे वीडियोस बना रहे हैं। तो जब तक इंडिया करेगा नहीं, इनोवेट नहीं करेगा और रियल यूज केसेस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। मुझे पर्सनल लगता है कि ना एआई के अंदर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भी कम है। जैसे चाइना की बात करके चले तो चाइना बहुत आगे बढ़ा एआई में, यूएस पहला था, बट चाइना कुछ पीछे नहीं है। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ 2-3 महीने पीछे चल रहा है चाइना। और क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बैकिंग बहुत जबरदस्त है। इंडिया में गवर्नमेंट बैकिंग क्या है? 10 करोड़ की, 20 करोड़ की। 10-20 करोड़ में होता क्या है? वो भी नहीं मिलते। हाँ, वो भी नहीं मिलते। जब आप लेने जाओ ग्रांट्स, तो ग्रांट्स भी नहीं मिलते आपको एआई से। एआई की कॉस्टिंग इतनी ज्यादा है, जीपीयू की यहाँ कॉस्टिंग इतनी है। कहाँ हम बोल रहे हैं कि हम एआई डेटा सेंटर्स बना रहे हैं? कहाँ बना रहे हैं? हम नहीं बना रहे। हम बस अनाउंसमेंट्स के लिए बोल देते हैं कि हाँ ये हम इसके साथ बना रहे हैं, एप्पल के साथ बना रहे हैं, इसके साथ फॉक्सकॉन के साथ बना रहे हैं। 2-3 साल लगेंगे बनने में भी। 4 साल आराम से लगेंगे। इतना पैसा, एक तो पहली बात इन सर्वर्स को वाटर प्रॉब्लम इतनी है, वाटर शॉर्टेज है इंडिया में, बहुत सारी चीजें हैं। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक एआई को सपोर्ट नहीं करेगा, एआई आएगा भी नहीं। और यार यहाँ पे इंडिया फाउंडर्स ना विजनरी नहीं है उस हिसाब से। वो लोग इंडिया में ना एआई का कोई रैपर पकड़ा, उसको ट्यून करा 6 महीने तक, 7वें महीने फंडिंग उठाने आ जाएगा। वो बिना प्रॉब्लम सॉल्व करे, बिना कस्टमर के डेटा पे ट्रेन करे, तुम कैसे कर सकते हो यार? दैट्स अ प्रोजेक्ट, दैट्स नॉट अ स्टार्टअप फॉर फंडिंग। थैंक यू, बहुत मजा आया। कमेंट सेक्शन के अंदर बताना क्या एक्टिवली कोई चीज के लिए फंडिंग लेने का प्लान कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे, और अगर लेने का प्लान कर रहे हो तो क्या आइडिया है। $1 बिलियन आइडिया मत बोल देना भाई मेरे पास $1 बिलियन आइडिया है, मैं यहाँ नहीं बता सकता, मैं मेल पे बताऊंगा, मेरे को मीटिंग। ऐसे बोलते लोग, मतलब मेरी टीम को फोन करते हैं, कहते हैं कि भाई मेरे पास $1 बिलियन यूनिकॉर्न आइडिया है जिसको हम 2 महीने में यूनिकॉर्न बना लेंगे। मैं आपको बता नहीं सकता, मेरी टीम को बता ही नहीं सकते वो आइडिया।
सर से एक मीटिंग कर दिया हमको। मैं कहा भाई मेल डाल दे, नहीं नहीं डिस्क्लोज ही नहीं कर सकते। यहीं से पता लगता है कि बंदा क्या कर रहा है। सीरियस, सही बात है। थैंक यू। थैंक्स यार, थैंक यू। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।